साथियों नमस्कार। श्रमिक आवाज के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 7 से 9 दिसंबर 2024 तक चेन्नई में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई और इस वर्किंग कमेटी मीटिंग में भारत के बीमा क्षेत्र के सामने जो नई चुनौतियां आ रही हैं, उन पर विस्तार में चर्चा की गई और साथ ही में उन चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन ने एक रणनीति बनाई है, एक अभियान का निर्णय लिया है। तो आज हमारे साथ नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री साथी राजीव निगम जी मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि वो हमें बताएं कि किस तरह से चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनसे निपटने के लिए जो निर्णय ऑल इंडिया कैसे हमें आगे बढ़ना है। साथी राजीव जी। धन्यवाद साथी गीता जी। और जैसा कि आपने कहा कि भारतीय बीमा बाजार के सामने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जी। और उन चुनौतियों से निपटने के लिए इस देश के बीमा उद्योग के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और लगातार इस भूमिका का निर्वहन करते हुए आज के समय में जो चुनौतियां हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज की वर्किंग कमेटी मीटिंग में चेन्नई में 7 से 9 दिसंबर को इस संबंध में एक विस्तृत चर्चा हुई। और जैसा कि आपने कहा, ये सही बात है कि भारतीय बीमा बाजार पर जो चुनौतियां हैं आज, वो चुनौतियां सरकार की नीतियों के चलते हैं और सरकार के दबाव में जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उसकी नीतियों के चलते भारतीय बीमा बाजार पे और या ये यूं कहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस पर एक चुनौती है, के सामने एक चुनौती है। और इसीलिए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने ये तय किया कि न केवल इन चुनौतियों से हम निपटने के लिए स्ट्रगल का माध्यम अपनाएंगे, बल्कि हम अपने साथियों के बीच में उन तमाम कैंपेन्स को ले जाएंगे जिन कैंपेन्स के माध्यम से हम अपने साथियों को और आम जनमानस को ये समझा सकें कि कौन सी ये चुनौतियां हमारे सामने हैं और क्यों भारतीय बीमा बाजार में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्ट्रेंथ देश की स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस कैंपेन के साथ हमने एक और कैंपेन लिया है, वो है स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया। और निश्चित तौर पर जैसा कि ये कथन है, जैसा कि ये वाक्य है स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया, वो वास्तव में अगर हम पूरे देश के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जर्नी देखेंगे, देश के पब्लिक सेक्टर्स की जर्नी देखेंगे, तो हमको एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि भारत की मजबूती उसके पब्लिक सेक्टर्स की मजबूती में, फाइनेंशियल सेक्टर के जो पब्लिक सेक्टर है उसकी मजबूती में, और जो तमाम पब्लिक सेक्टर्स आजादी के बाद बनाए गए उनकी मजबूती में अंतर्निहित है। जैसे आप देखिए स्टील के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने तो सेल की वजह से, कोयले के क्षेत्र में हम अगर आत्मनिर्भर कहलाए तो हम कोल इंडिया की वजह से आत्मनिर्भर कहलाए। और एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जब 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया था, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात को कहा था कि हिंदुस्तान अगर बचा रहा है इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन से तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। इसका मतलब भारत की मजबूती लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मजबूती में अंतर्निहित है। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कोई भी ऐसे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एडवर्सली अफेक्ट करते हो, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन आज जो ग्लोबल कैपिटल है, सरकार जिन कैपिटलिस्ट के आधार पर काम कर रही है, तो ऐसे नियमों का निर्माण कर रही है जो भारतीय बीमा बाजार में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को नुकसान पहुंचाए। IRDAI एक रेगुलेटर के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि AIA इस बात को आज कह रहा है, प्रोमिनेंटली हम इस बात को कह रहे हैं कि IRDAI एक रेगुलेटर नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज के लिए एक फेलिसिटेटर का काम कर रहा है और प्राइवेट कंपनीज को मजबूत करने का काम कर रहा है। अब आप अगर ऐसे देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्ट्रेंथ में देश की स्ट्रेंथ कैसे अंतर्निहित है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में बना। आज तक अगर आप देखिए उसकी जर्नी, तो भारत सरकार के जो तमाम खर्चे हैं, भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है वो अनपैरेलल है। यानी अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथन हो रहा है तो भारत के निर्माण में उसका जो सहयोग है वो भी स्ट्रेंथन होगा। अगर हम मजबूत हो रहे हैं, हम मजबूत थे तो हमने भारत के आधारभूत ढांचे में 55 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आज तक किया। बड़ी राशि, ये बहुत बड़ी राशि, 55 लाख करोड़ रुपए।
और वो भी तब जब 5 करोड़ की कैपिटल से हमारा निर्माण हुआ। हमको 5 करोड़ के कैपिटल सरकार ने दी और 5 करोड़ 64 लाख के जो है वो खर्चे दे दिए। बावजूद उसके हमने एक शानदार काम किया और 53-54 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स का निर्माण किया भारतीय जीवन बीमा निगम ने, और साथ ही साथ भारत के सरकारों को, विभिन्न सरकारों को 55 लाख करोड़ रुपए। डिविडेंड का पोर्शन अलग है, वो एक अलग बात है। देश की जनता को सुरक्षा एक अलग बात है। कितने हिंदुस्तान ने इस दौर में तमाम ऐसे इंसिडेंट्स आए, जब हमारे सामने सुनामी आई, जब भूकंप आए, जब केदारनाथ की आपदा आई, तो उनमें जो जनता के लिए जो काम किया वो तो एक अलग काम है। जो क्लेम सेटलमेंट के लिए खूबसूरत काम किया अलग बात है। जब कभी भी एडवर्सरीज पड़ी लोगों के ऊपर, तो तमाम क्लेम की कंडीशनलिटीज को वेव करके लोगों के क्लेम पेमेंट हुए, और जो लोग इससे गुजरे हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जबकि इस दौरान प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर गायब हो गए। दफ्तर के दफ्तर गायब हो गए और वहां पर क्लेम रेपुडिएट किए गए। एलआईसी ने तमाम कंडीशनलिटीज को वेव करते हुए क्लेम सेटलमेंट किया। इवन कोविड में भी यही काम किया। जो रिसेंट आपदा हमने झेली, केदारनाथ की आपदा थी, उसमें ये काम किया। कश्मीर की बाढ़ में ये काम किया, चेन्नई की बाढ़ में ये काम किया, सुनामी में ये काम किया, भुज और लातूर के भूकंप में ये काम किया। अच्छा राजीव जी, मैं एक बार आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि 55 लाख करोड़ का योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम ने राष्ट्र के विकास में किया, क्या निजी कंपनियों का भी ऐसा कोई योगदान राष्ट्र के विकास में इस तरीके का पंचवर्षीय योजनाओं से है? देखिए, कोई उनका योगदान पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं है। एक कॉर्पोरेट्स के लिए एक गाइडलाइन सरकार ने बनाई है। उस कॉर्पोरेट्स की गाइडलाइंस के तहत कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट को हर साल ईयरली बेसिस पे। लेकिन वो क्वांटम और एलआईसी के काम में जमीन आसमान का अंतर है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो सरकार ने तय किया है, वो सीएसआर के थ्रू जो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, उससे कहीं ज्यादा एलआईसी का कंट्रीब्यूशन, और ये अनपैरेलल है। ये तो जनता को समझना पड़ेगा। जनता को इसलिए समझना पड़ेगा कि आज जनता के सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा है। आज जनता के सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप शेयर में पैसा लगाओगे तो आप कमाओगे, जबकि जो जीवन है वो बहुमूल्य है। हमारे लिए बहुमूल्य है, हमारे जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए बहुत बहुमूल्य है। तो शेयर की इनकम तो आप अपने समय में उसका फायदा, नफा, नुकसान देख सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की जो वास्तविक मूल्य है या उसकी जो वास्तविक ताकत है, वो व्यक्ति के ना रहने पर, वो कोई एक्सीजेंसी हो जाए, कोई जो जीवन के अंदर जो है उसकी जो जोखिम है, उसको दूर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। और लाइफ इंश्योरेंस, जितनी हमने नई बीमारियां देखी, जितने और संकट देखे, तमाम दुर्घटनाएं देखी, इस दौर में हमने देखा कि बहुत बेहतरीन रेलवे की बात हुई, लेकिन बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, रेलवे दुर्घटना जिसमें लोग मारे गए। तो इन सारे जगह पर जो लोग मारे गए, उनके जीवन को संबल देने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टूल है। और इसलिए उस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उस कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए जिसने इस देश का निर्माण किया है, जिसने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने इस देश के लोगों को ताकत दी है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनका परिवार अच्छी तरीके से जीवन यापन कर लेगा। जो ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है, उसका जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उस पर जो काम किया है, निश्चित तौर पर इस देश के लोगों को मानसिक तौर पर भी उसने ताकतवर बनाया है, और इस दौर में भारतवर्ष को भी आर्थिक तौर पर ताकतवर बनाया है। राजीव जी, ये बताइए कि जो आपने कहा कि वर्तमान में जो सरकार लाने जा रही है वो सार्वजनिक बीमा क्षेत्र के खिलाफ है, तो वो क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो क्या संशोधन लाना चाहती है? कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1956 में जब भारतीय जीवन बीमा निगम बना, निजी कंपनियां उस समय उस पैसे का उपयोग अपने व्यवसाय में करती थी, और पॉलिसी होल्डर्स को उचित समय पे ना क्लेम मिल पाते थे, ना उनके पैसे को देने की उनकी कोई मंशा थी, क्योंकि वो व्यापार कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस का अपने फायदे के लिए। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, एआईए के स्ट्रगल के बाद बना, और तत्कालीन सरकार ने हमारे स्ट्रगल को समझा और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। आज उसी 1956 के दौर में इंश्योरेंस सेक्टर को ले जाया जा रहा है। इवन आईआरडीए के जो पहले चेयरमैन थे, मिस्टर रंगाचारी जी, उन्होंने भी अभी ये अपना स्टेटमेंट दिया कि भगवान बचाए बीमा क्षेत्र को, भारतीय बीमा क्षेत्र। आप कंपोजिट लाइसेंस दे रहे हैं निजी बीमा कंपनियों को, एलआईसी को नहीं। अच्छा, एलआईसी के लिए ना एलआईसी एक्ट 1956 में संशोधन किया जा रहा है कि कंपोजिट लाइसेंस एलआईसी के लिए होगा, ना जिबना एक्ट में संशोधन किया जा रहा है कि कंपोजिट लाइसेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज के लिए होगा। हम कंपोजिट लाइसेंस के विरोधी हैं, लेकिन आप वो चीजें प्राइवेट कंपनीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो चीज एलआईसी और जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज के लिए नहीं है। ओहो।
तो पहली बात तो आप जब ये काम कर रहे हैं कि कंपोजिट लाइसेंस होगा, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी जीवन का बीमा भी बेचेगी, मोटर का बीमा भी बेचेगी, हेल्थ का बीमा भी बेचेगी। तो वो कैसे कंसंट्रेट करेगी किसी एक फील्ड पर? लाइफ इंश्योरेंस के काम पे कंसंट्रेट करेगी या जिसमें ज्यादा फायदा दिखेगा उस पर कंसंट्रेट करेगी? तो एक तो ये कंपोजिट लाइसेंस जो है एलआईसी पूरे पब्लिक सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर को, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को, और ये कहिए इंश्योरेंस सेक्टर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन कम होगा। ये सरकार परिवर्तन करने जा रही है, हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि कंपोजिट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। स्पेशलाइज्ड काम है, लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहा है। दूसरी बात जो उनका कहना है कि एजेंट्स जो है वो एक एजेंट कई कंपनियों का बीमा एजेंसी ले सकता है, तो उसको लाइसेंस 3 कंपनियों का लाइसेंस दिया जा सकता है। उस स्थिति में क्या होगा कि एजेंट जहां से ज्यादा फायदा मिल रहा होगा वहां पर, और उन स्थितियों में कोचिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, उनको लालच दिया जाएगा कि आप यहाँ काम करिए, आप हमारे यहाँ बीमा करिए, हम आपको ज्यादा फायदा देंगे। प्राइवेट बीमा कंपनी जो है वो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बेनिफिट नहीं दे सकता है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज को बेनिफिट नहीं दे सकती हैं। तो एजेंट्स की कोचिंग होगी। साथ ही साथ एक एजेंट ने एलआईसी में आज बीमा किया, कल दूसरी कंपनी उसको अप्रोच कर रही है, वो वहां बीमा कर रहा है, एलआईसी का डेटाबेस वहां पर जाएगा, ये नुकसान होगा। तीसरा, अभी जो चेंज उन्होंने सरेंडर रूल्स में किया, 1 साल में पॉलिसी होल्डर को बताया कि पॉलिसी होल्डर का फायदा होगा। आज पॉलिसी होल्डर को दिखाने की कोशिश करी जा रही, पॉलिसी होल्डर का फायदा होगा, 1 साल में हम एजेंसी अगर आपकी पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। अरे पॉलिसी होल्डर का सबसे ज्यादा फायदा तो तब होगा जब पॉलिसी चलेगी। पॉलिसी होल्डर का सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब उस पर जीएसटी को खत्म किया जाएगा। तो आप जीएसटी खत्म नहीं कर रहे हैं, और आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, पॉलिसी होल्डर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके फायदे के लिए हम काम ये कर रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में ये एलआईसी के न केवल प्रीमियम में वृद्धि करेगा, बल्कि साथ ही साथ ये एजेंट्स को डिमोटिवेट भी करेगा, क्योंकि इसके होने से एजेंट्स का कमीशन कम होगा। तो एजेंट्स का कमीशन कम होगा तो कोई भी आदमी जब उसको पैसा कम मिल रहा होगा तो काम नहीं करेगा। और एलआईसी का 90% बीमा जो है वो एलआईसी से, एजेंट्स के थ्रू आता है। तो बेसिकली ये जो काम है ये एलआईसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि निजी बीमा कंपनियां भारत के बीमा बाजार में आज भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाई हैं जहां वो पहुंचना चाहती हैं कि 23 कंपनी है, 25 कंपनी है भारत बीमा बाजार में मैक्सिमम क्रंच को हासिल कर लें, लेकिन फिर भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेजॉरिटी के साथ आगे है। कुछ एफडीआई का भी है इसमें एफडीआई का क्या है कि इसे आपको मालूम है कि 26% के साथ बीमा क्षेत्र में एफडीआई की शुरुआत हुई थी, फिर वो 51 हुआ, फिर वो 74 इसी सरकार ने किया, जबकि सत्ता में आने के पहले ये विरोध करते थे। इस विरोधाभास को जनता को, एलआईसी के एम्प्लॉइज को समझना होगा कि जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप कहते थे कि 51% भी खराब है, अब जब सत्ता में आए तो 74 भी अच्छा हो गया और अब 100% भी अच्छा हो गया। 100% एफडीआई से क्या होगा? बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई आ चुकी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30 to 32% एफडीआई बीमा क्षेत्र में आई है, एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट इन पार्लियामेंट की 32% से ज्यादा एफडीआई नहीं आई है। उन स्थितियों में आप कह रहे हैं कि एफडीआई 100% हो जाए, 100% एफडीआई से क्या होगा कि जो भारत की कंपनी है कॉर्पोरेट, उसकी जगह सीधे सीधे विदेशी कंपनी उस चीज पर कब्जा। तो निश्चित तौर पर अब एफडीआई बढ़ाने का उद्देश्य भारतीय बीमा बाजार में विदेशी कंपनी की आमद या उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है और सारा प्रॉफिट वो ले जाए, ये सुनिश्चित करना। ये तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स उनके लिए इस्तेमाल होगी। हमारी डोमेस्टिक सेविंग एलआईसी के माध्यम से देश के लिए इस्तेमाल होती है। इवन एफडीआई कम होने में हमारे देश की कंपनी का कुछ फायदा होता है, हमारे देश के कॉर्पोरेट्स का कुछ फायदा होता है, लेकिन वो सीधे सीधे फॉरेन कॉर्पोरेट्स का फायदा पहुंचाने के लिए ये कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो डिजाइन किया गया है आईआरडीए के द्वारा प्रोग्राम, ये भारत सरकार के दबाव में बनाया गया है, और इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इन प्रपोजल्स का हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, देश की इकोनॉमी के हित में नहीं है, बीमा धारक के हित में नहीं है, और सबसे बड़ी बात है जब ये सारी चीज लोगों के हित में नहीं है तो इसका मतलब देश के हित में नहीं है, क्योंकि देश की संस्था के विरोध में है, देश की जनता के विरोध में है, पॉलिसी धारक के विरोध में है, तो ये देश के विरोध में है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको स्ट्रॉन्ग एलआईसी बनाना है, स्ट्रॉन्गर इंडिया के लिए, क्योंकि एलआईसी भारत का प्रतिनिधित्व करता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और नॉर्थ ईस्ट में लेकर गुजरात से लेकर गोवा से लेकर नागालैंड तक भारतीय जीवन बीमा निगम की उपस्थिति है। उसने इस देश के लोगों को कैटर किया है, इस देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी है, और देश के आधारभूत ढांचे के लिए धन मुहैया कराया है।
उन स्थितियों में स्ट्रॉन्ग एलआईसी बनाना, एलआईसी को मजबूत करना मतलब लोगों के मन में ये सुनिश्चित करना भावना कि अगर वो नहीं रहेंगे, तो उनके परिवार का जीवन बेहतर चलेगा, उनकी बचत सेफ जगह पर रहेगी, ये महसूस करना और जो पैसा एलआईसी में लोगों के प्रीमियम के माध्यम से आएगा, वो प्रीमियम देश के काम के लिए, देश के आधारभूत ढांचे के लिए इस्तेमाल होगा, तो देश मजबूत होगा। देश को मजबूत करने की बात करना ही एलआईसी को मजबूत करना है, एलआईसी को मजबूत करना ही देश को मजबूत करना है। मतलब वो एक-दूसरे के पूरक। इंटर धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथियों को बताया कि क्या सरकार करना चाहती है और उस पर हम लोगों का क्या विचार है और हमारा संगठन किस तरीके से इस संघर्ष को आगे लेकर जाएगा। और ये तो स्लोगन ही बहुत खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग एलआईसी फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ सेंट्रल जोन, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को समाहित करता है, हम इस संघर्ष को आगे लेकर जाएँगे। हम एक बेहतर एलआईसी और मजबूत भारत बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।